इस मुस्कुराते हुए चेहरे को पहचानती हो रिया? या सब कुछ इतना जल्दी भूल गई तुम? सर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो एक हादसा है। हादसा? तुम झूठ बोल रही हो रिया, झूठ। तुम्हारी आंखों के पीछे छिपा ये शातिर दिमाग सब बयां कर रहा है। बताओ मुझे, बताओ कहां से शुरू हुआ तुम्हारे ये खिलौना साजिश? I love you. I love you too. Surprise! बेटा, तुम हमारे घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी हो। बराबर है, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। हेलो। किसका फोन था? तुम्हारे होने वाले करोड़पति मंगेतर का? हाँ यार, पूरा पका रहा है। मुझे कॉल करता है और सिर्फ हकलाता रहता है। ऐसा मन करता है कि फोन दीवार पे मार दूं। मैं परेशान हो चुकी हूँ यार। मुझे उससे घिन आती है। वो गंजा है, नकली विग पहनता है। जब वो बोलता है ना, उसके मुंह से थूमकी निकल आती है। मैं पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं बिता सकती। तो अपने पापा से कहो तुम्हें ये शादी नहीं करनी, सिंपल। रतन, पापा नहीं मानेंगे। 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी। अमेरिका से पढ़ा लिखा है वो, संस्कारी भी है। गंजापन और हकलानापन ये छोटी बातें हैं। शादी तोड़ने के लिए कोई तो सॉलिड रीजन चाहिए। जब तक निकेतन जिंदा है तब तक मेरे घर वाले तुम्हारी और मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। तो फिर क्या सोचा है? तुमने एक कहावत सुनी है, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वाओ, इतना अच्छा नजारा है। निकेतन, इधर आओ, इधर आओ ना जल्दी। कितना अच्छा नजारा है। अब मैं तुम्हारा फोटो निकालती। स्माइल। वो टाइटैनिक वाली पोज दे दो ना। उधर उधर देखो यार। आपने मुझे धक्का क्यों दिया रिया? आपके पैर के नीचे सांप था, इसलिए मैंने आपको धक्का दिया। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो हो ना? हाँ। आई एम सॉरी यार। थैंक यू रिया। दत्त तेरी की 14 तारीख को अच्छा मौका था, वो साला बच कैसे गया? किस्मत अच्छी थी उसकी। ऑन टाइम उसका हाथ एक पेड़ से टकराया और वो साला बच ही गया। घर जाकर उसने अपनी माँ और बहन को बोला कि मैंने उसे सांप से बचाया। अब उसकी माँ और बहन अब मेरे पैर धोने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बार प्लान फुल प्रूफ होगा। कल 18 तारीख को तुम उसे फोटोशूट के बहाने वापस उसी चोटी पर ले आओगे। इस बार वो पेड़ भी उसे बचा नहीं पाएगा। मैं हुडी पहनकर तुम्हारे पीछे ही रहूँगा। इस बार जैसा ही मौका मिले काम तमाम कर देना।
रिया, मुझे एक बात बताना, भाई गिरा कैसे? तुम थी ना उसके साथ? वो एक्चुअली ना हवा बहुत तेज थी और निकेतन फोटो लेने के लिए पीछे पीछे गया, तब उसका हाथ नहीं, तब उसका पैर फिसल गया। पापा, आपको पता है ना भाई कितना अच्छा ट्रेकर था। उसने इतनी कठिन पहाड़ियां चढ़ी थी। उसकी मौत ऐसे मामूली हादसे में नहीं हो सकती। मुझे इस लड़के में कुछ गड़बड़ लग रही है पापा। आपने देखा ना वो कैसे अटक अटक के बात कर रही थी। हाँ बेटा, मुझे भी शक हो रहा है, दाल में कुछ काला है, पुलिस के पास जाना होगा। कितना आसान सवाल था रिया, लेकिन तुम उसमें अटक गई और तुम्हारे उसी लड़खड़ाते जवाब ने निकेतन के पिताजी की और बहन को हमारे पास भेज दिया। और जब हमने जांच शुरू की, जानती हो हमारे हाथ क्या लगा? ये कॉल रिकॉर्ड्स, एक नंबर जिस पे तुमने जनवरी से हत्या होने की सुबह तक तकरीबन 2004 कॉल करे थे, यानी कि 348 घंटे बातचीत। और जानती हो ये नंबर किसका है? ये नंबर उसी हुडी वाले का है, यानी कि तुम्हारा आशिक। हाँ, रतन तुम्हारा आशिक। रतन ने सब सच उगला दिया है। सर, मैं मजबूर थी। अगर मैं भाग जाती तो मेरे खानदान की बदनामी होती। अंकल और पापा की दोस्ती टूट जाती। फिर मैंने ऐसा सोचा कि एक किसी हादसे पर वो मर जाता तो उसकी फैमिली की इज्जत भी बढ़ जाती और मैं भी रतन के साथ। इज्जत? ये इज्जत नहीं, तुम्हारी लालच था, लालच। जिस इंसान का तुम पे भरोसा था, उसी इंसान की तुमने हत्या कर दी। निकेतन अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम रिश्ता तोड़ देती, अपने घर वालों से लड़ती, उनसे बातें करती, पगली। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुन लिया, कत्ल। याद रखना रिया, किसी की कमी उसका अपराध नहीं होता, लेकिन किसी की कमी का फायदा उठाकर उसकी हत्या करना सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे बड़ा अपराध। आज निकेतन का गंजापन, उसका हकलाहट, उसका प्यार तुम्हें बोझ लग रहा था। अब पूरी जिंदगी यही एक गलती तुम्हें बोझ बनकर सताएगी, बोझ बनकर।